नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज देश का फोकस दिल्ली पर है। यहां होने वाले G20 मीटिंग को लेकर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और मेजबान भी पूरी तरह से तैयार है। एक साल में अलग अलग वेन्यू पर मीटिंग्स हुई, अब फाइनल समिट का वक्त है। आम आदमी के मन में सवाल एक ही है कि 2 दिन दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग से भारत को क्या मिलेगा। आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना, कितनी बंदिशें रहेंगी दिल्ली वालों पर, कितनी बंदिशें झेलनी पड़ेंगी अगले 2 दिन में, ये भी सवाल होगा आपके मन में। सिग्नेचर स्टोरी में G20 का पब्लिक मंडपम याद है ना, 2 महीने पहले टमाटर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, किचन से गायब सा हो गया था। जनता के बाद अब टमाटर किसानों को भी झटका दे रहा है और किसानों ने टमाटर को भी झटका दिया है। 300 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 3 रुपए भी नहीं बिक रहा। 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि टमाटर का भाव इतनी उछल कूद के दौर से गुजरने लगा? आज एक्सक्लूसिव में ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हिंसक हो गया है, बस जली, खून बहा, लेकिन चुनाव से पहले आरक्षण का जिन हमेशा बाहर क्यों आ जाता है? पब्लिक प्लेटफॉर्म में आरक्षण पर ऑल इंडिया रिपोर्ट। पठान के बाद शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हो गई है। शाहरुख खान की जवान ने धमाका कर दिया है, 75 करोड़ कमा लिए पहले ही दिन। बी पॉजिटिव में किंग खान की जवान का क्या जलवा है, ये बताएंगे आपको। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया से लौटे हैं। आसियान समिट में गए थे वहां पर, आपको कल हमने बताया भी था। दिल्ली आते ही उन्होंने मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाई, G20 की तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है। 2 दिन इंडिया को अपनी धाक दिखाने का मौका है। देश में ही नहीं, देश से बाहर भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दुनिया हमें वॉच करेगी। मगर सवाल देश के साथ पब्लिक का भी है। इतना बड़ा सम्मेलन, इतने बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, इतना सारा खर्च किया गया है, इससे आपको और मुझे, यानी हम सब आम लोगों को मिलेगा क्या? आप भी यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूं। $140 करोड़ का देश और फोकस फिलहाल एक G20 शिखर सम्मेलन। राजधानी दिल्ली में मेला लगा है। दुनिया के नेता आएंगे, हाथ मिलाएंगे, जब भी पाएंगे। दिल्ली की खूबसूरती को देखेंगे, तारीफ भी होगी, अच्छे अच्छे वर्ड्स एक्सचेंज होंगे और 2 दिन बाद सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सवाल है 9 और 10 दिसंबर के बाद देश में क्या बदल जाएगा, जनता को क्या मिलेगा? ये ताकत है भारत की कि आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हमारे मेहमान नवाजी को स्वीकार कर रही है। जिससे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऊंचा होगा, व्यापार अच्छा होगा, हमारे देश का नाम ऊपर जाएगा, इससे हमारे देश के लोगों को बहुत आर्थिक, सामाजिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊंचाई मिलेगी। बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ व्यापार करेंगे, तो लोगों को, भारत के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, नए रास्ते खुलेंगे। जो ग्लोबल लीडर्स हैं या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनका एक आउटलुक चेंज होएगा, ठीक है, और इकोनॉमी में भी हो सकता है कि कुछ उसका हमें फ़ायदा मिले। G20 नाम से ही बड़ा लगता है और है भी। 19 मुल्कों और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बना ग्रुप, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आपने अपने घर पर एक दावत रखी और इसे लेकर साल भर से तैयारी की, दोस्तों को बुलाया, वो अपनी फैमिली के साथ आए, शाम को शानदार चाय नाश्ता कराया, इसके बाद डिनर टाइम हो गया। अब डिनर टेबल पर शाही पकवान रखे, दोस्तों की चॉइस को ध्यान में रखते हुए। अब यहीं बातों का दौर चल निकला। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्राध्यक्षों का हिंदुस्तान आना और G20 में भाग लेना, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। भारत ने एक बड़ा काम किया कि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासतें भी दिखाई हैं और हमने सिलिकॉन वैली में ले जाकर अपनी
उन्नति को भी दिखाया है। और दोनों बातों को देखने के बाद आज ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ चंद लोगों का कार्यक्रम नहीं बना, बल्कि आम आदमी का कार्यक्रम बन गया। बस यही G20 है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लीडर्स मिलेंगे और पूछेंगे क्या चल रहा है दुनिया में, क्या प्रॉब्लम है जिन्हें दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर साल डिस्कस होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ वो जिनके बारे में बात करना प्रायोरिटी है, मसलन यूक्रेन वॉर, आतंकवाद, क्रिप्टो करेंसी जैसे मुद्दे। जो भारत का वैश्विक प्रभाव है वो और अधिक बढ़ेगा और अधिक गहरा होगा। भारत में जो निवेश के अवसर हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। जाहिर है कि भारत का जो लक्ष्य है एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत को विकसित करने का है। इस दिशा में भी लाभ होगा। अब और सुनिए, पार्टी का जो मेजबान होता है उसकी पूछ हर जगह होती है। रंग जमता है तो लोग सालों साल चर्चा करते हैं, कहते हैं कि भाई वाह क्या दावत थी, बातें भी हुई और दोस्ती मजबूत भी। हालांकि कभी कभी दावत में कुछ नहीं पहुंच पाते, कभी मजबूरी तो कभी निजी कारणों से। G20 में रूस और चीन के साथ ऐसा ही सीन है। पुतिन और जिनपिंग नहीं आएंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम है सबको जोड़ना, साथ लेकर चलना, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार। इस आयोजन से आने वाले दिनों के लिए एक प्रेरणा भी मिल रहा है और स्वयं को प्रेरित करते हुए कैसे जुड़कर अर्थव्यवस्था में हम काम कर सकते हैं, इसका प्रयत्न भी कर रहे हैं। मेहमानों के लिए दिल्ली तैयार है। आने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। 2 दिन बड़ी मीटिंग्स का दौर चलेगा। एक्सपर्ट्स अभी से कह रहे हैं कि भारत फिलहाल वर्ल्ड डिप्लोमेसी की ड्राइविंग सीट पर है। विकासशील और अविकसित देशों के लिए उम्मीद की किरण, साथ ही आर्थिक महाशक्तियों के बीच भी सबसे अहम किरदार। अच्छा, इस इतने बड़े इवेंट से हमें क्या मिलने वाला है, देश को क्या फायदा नुकसान होगा, इसकी भी बात करनी है। लेकिन पहले एक आपके मन का जो द्वंद है, कई लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं, फोन करके भी पूछते हैं कि G20 समिट के लिए 2 दिन तक दिल्ली में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये सारा अपडेट दिया था, लेकिन कई लोग अब भी इसको लेकर परेशान है, पता नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आखिरकार क्या बंद रहेगा, क्या कुछ होने वाला है। 9 और 10 सितंबर, ये देखिए 9 और 10 सितंबर को क्या खुला रहेगा, क्या बंद। दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, कोई लॉकडाउन नहीं होगा। पाबंदी कहां कहां रहेगी, ये आपने पूछा सवाल। सिर्फ NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहेगी। ये ग्रीन कलर का जो दिखा रहे हैं, ये ध्यान पे रखना है आपने, उस एरिया में रहेगी बस। आगे चलिए, और क्या क्या बंद रहने वाला है, क्या क्या खुला रहने वाला है। NDMC के एरिया में क्या क्या बंद रहेगा, स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, दुकानें, ये NDMC के एरिया में बंद रहेंगे। ये आप ध्यान से देखते रहिएगा, मिस नहीं करना। सवाल अगला था कि इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, वहां क्या रहेगा, खुला रहेगा, बंद रहेगा। लोगों के लिए बंद रहेगा, मत आना, परेशान होगे। अगला सवाल, मेडिकल सेवाएं, दवा की दुकानें, जवाब साफ है, हर जगह खुली रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल, दिल्ली मेट्रो, ये सबसे बड़ी लाइफलाइन है, इसलिए चालू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट वाले ये ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली खुली रहेगी, यानी जो लुटियंस जोन्स कहते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब अगला सवाल था कि ट्रेन फ्लाइट्स का क्या होगा, जिन्होंने ट्रेन से बाहर पकड़नी है या फ्लाइट से जाना है, कोई पाबंदी नहीं। रूट डाइवर्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको इधर से उधर से घूम के जाना पड़ सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है आपने, चाहे ट्रेन से जाना है चाहे फ्लाइट से जाना है, एक्स्ट्रा टाइम लेना है। एयरपोर्ट कैसे जाएं, तो उसके लिए जवाब ये है, मेट्रो सफर को प्राथमिकता दें। निजी वाहनों से अगर जा रहे हैं तो फिर वही मेरा जवाब कि आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलिएगा। इंटरस्टेट बसों चालू रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये एक बड़ा अहम सवाल पूछा था। चालू रहेंगी। रजौकरी बॉर्डर, NH48 पर अनुमति नहीं होगी। रजौकरी बॉर्डर और NH48, इन 2 चीजों पर नजर रख लो। नोएडा बॉर्डर पर जो भारी और मध्य और हल्के मालवाहक वाहन है वो बैन रहेंगे। नोएडा बॉर्डर के बारे में एक सवाल आया था, उसका ये जवाब दे रहे हैं। अगर अब भी आपको कोई शक शुबा गुंजाइश रह गई हो तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर सारी जानकारी है। वेबसाइट का हमने नाम सामने आपको दे दिया है, traffic.delhipolice
www.gov.in। इस पर जाकर आप अपने शक शुबा दूर कर सकते हैं। अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ये सवाल थे आपके जिनके जवाब हमने विस्तार से दिए। अधिकतर जगह मार्केट्स वगैरह खुले रहेंगे जैसे पहले खुलते आए हैं। सिर्फ नई दिल्ली के क्षेत्र में 3-4 मार्केट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। आपकी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से जैसे सब्जी की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, दवाई की हैं, राशन स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो सामान्य की तरह पूरी दिल्ली में खुले रहेंगे। तो ये भ्रांति या कन्फ्यूजन की लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी या बैरिकेडिंग हो जाएगी, नई दिल्ली के क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। थोड़ी सी असुविधा होगी, उसमें सहयोग करें। सुन लिया आपने स्पेशल सीपी को ना, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपके मन में। चलिए, अच्छा, G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो या सारे अफसर हो, ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन पर कितने खर्च किए होंगे इस बार पैसे? 4064 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें पूरा कन्वेंशन सेंटर 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, 2700 करोड़ की। देखिए कितना सुंदर होगा अगर इतने पैसे खर्चे गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि सब लोग ना देख पाएँ। और इससे भी सिर्फ भारत जो मंडपम है, जो प्रगति मैदान में बनाया गया, उस पर कितने पैसे खर्च किए गए हैं? 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उस पर। मतलब इसके आसपास ही खर्च हमने जो है नई संसद भवन पे भी किया है। ये तो खर्च का हिसाब हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि देश को क्या मिलेगा। हर आदमी यही सोचता है। जब हम कवरेज कर रहे थे, अरे भाई हमें क्या मिलने वाला है, तो उस पर भी एक मोटा मोटी नज़र डाल लेते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमें मदद मिलेगी। जब इस तरह के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले आते हैं, तो कहीं ना कहीं मसौदे पास होते हैं जिसमें आगे जाकर मदद मिलती है। सभी प्रमुख ग्लोबल इश्यूज में संभावनाओं का विस्तार होगा। चीन के खिलाफ चुनौती बनने की उम्मीद बढ़ेगी। UN सिक्योरिटी काउंसिल में दावेदारी प्रबल होगी। अब आप कहेंगे कि ये तो चलो इंटरनेशनल मुद्दे समझा दिए आपने, लेकिन ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है, जिन पर देश और दुनिया में चर्चा भी हो रही है। इनकी डिटेल समझने के लिए हमने कहा भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, विस्तार देने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की। विश्व को कैसे पता लगेगा कि आज इंडिया आगे बढ़ गया और इंडिया एक एडवांस कंट्री, डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है? तो G20 से सबसे पहले आपको शोकेस करने का मौका मिलता है कि वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज करता है कि यस, आप एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, आपके देश में एक अच्छी तरक्की हो रही है, आपके देश में निवेश किया जा सकता है, आपके देश में कंजम्पशन है, आपके देश में लिटरेसी बढ़ रही है, आपके लोग लिटरेट हैं, आपके यहाँ IT सेक्टर की जो डेवलपमेंट है उस पर डिपेंड किया जा सकता है। तो वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, उस सब में बेनिफिट मिलता है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विश्व की अगर दूसरी कम्पिटिटिव कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है तो वो इंडिया बन सकता है। फायदा मिलता है, विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और अगर पैसा आएगा तो लोगों का भला भी होगा। लेकिन ये एक्सपर्ट की राय है, जनता को क्या मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट है या इनडायरेक्ट बेनिफिट है? हमारे रिपोर्टरों ने अलग अलग शहरों में जाकर जनता से ये पूछने की कोशिश की, क्योंकि मसला पब्लिक इंटरेस्ट का है। जहाँ G20 के बैठकें हो रही हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ के शहर, इसके हिसाब से साफ सफाई और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बिना फालतू का खर्चा है, भाई दूसरों को लगे कोई कारोबार डालें जिससे फ़ायदा हो लोगों को। बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है आजकल, ऐसा पैसा बर्बाद करने से क्या मकसद है ना। भी अपन मेहमान का स्वागत करेंगे तो पैसा तो थोड़ा खर्च होता है, और हर चीज़ को उस एंगल से देखेंगे तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे तो अपन भी दूसरे देशों में जाते हैं सम्मेलन, समिट में, तो फिर अपने को तो ऐसा वो लोग सोचेंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। टैक्स के पैसे से उनको खर्च करके अगर यहाँ बुलाया गया तो तमाम तरीके की यहाँ योजनाएं उन्होंने जो दिया, तमाम तरीके का यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया उन्होंने। आने वाले दिनों में जो धरातल पे दिखने लगेगा आपको। दिल्ली में समिट हो गया, चलो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, दो दिन लोगों को परेशानी भी होगी, और उससे निकलेगा क्या, हमारे देश को क्या फायदा है? ये चीज़ें ये एक आम आदमी जो नॉर्मल सा उसको नहीं समझ में, उसको लगेगा ये क्या है, ये तो खर्चे हैं फालतू के। ये नाली और रोड तो है नहीं कि G20 की समिट हुई और आपको नाली बनते हुए दिख गई, रोड बनते हुए दिख गया। ये इसका दूरगामी परिणाम दिखेगा। ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, इनका बेसिक प्रमाइस जो है वो इवेंट मैनेजमेंट पर ही है।
पूरा इमेज बिल्डिंग के खेल पर ही मौजूदा सरकार चल रही है और G20 भी इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। ये चीज़ें होनी चाहिए, बेशक ये बहुत बड़े गौरव की बात है, परंतु जो बेसिक मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। आज जो सामान्य व्यक्ति है इस पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं है, पर जो बड़े डिसीजंस सरकारें लेती हैं उनमें ज़रूर इस G20 से बहुत अच्छे पॉजिटिव, तो जब ग्लोबल लीडर बनते हैं तो हमें ये दिखाना भी पड़ेगा कि हम ग्लोबल लीडर हैं, और उस दिखाने में ये छोटा खर्चा है। जितने मुंह उतनी बातें। जनता मालिक है, कुछ भी कह सकती है, उसे हक भी है कहने का। वैसे G20 को लेकर सवाल ये भी है कि चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं आ रहे। पुतिन का तो पता था, कम्युनिकेशन पहले ही भेज दिया था उन्होंने, लेकिन जिनपिंग क्यों नहीं आए? कहीं जिनपिंग की नजर किसी पड़ोसी मुल्क पर तो नहीं है? G20 शिखर सम्मेलन से आने पहले 2 वीडियो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्होंने वॉर थ्योरी को भी जन्म दिया है। पहले वीडियो में सैन्य वाहनों का बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, सड़क के दोनों ओर का मंजर बता रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरा वीडियो वाकई सनसनीखेज है। शहर के बीचों बीच महाविनाशक टैंकों को मोर्चे पर ले जाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि दोनों वीडियो चीन से आए हैं और जंगी साजो सामान के साथ चीनी सैनिक ताइवान बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के वीडियो यूक्रेन या रूस से सामने आते हैं, लेकिन चीन की चारदीवारी से इस तरह की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वाकई ही एक बड़ा सिग्नल है। वो सिग्नल जिसका कनेक्शन नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट से जुड़ा है। ये दिखावे के लिए तो बहुत कुछ करता है। नैन्सी पेलोसी जब आई थी ताइवान में, तो उस दौरान भी इस तरह की बहुत मोबिलाइजेशन हुई थी, ट्रुप की मोबिलाइजेशन भी इन शहरों में हुई थी उस दौरान, मगर वो इन चीज़ों को करता रहा, मगर कभी भी वो एक एग्रेसिव तरीके से ताइवान को लेने के लिए चेष्टा नहीं किया। ब्लॉकेट लगाता रहा, बोलता रहा। उनका ये सोच है कि बिना लड़े हुए, बिना वॉर डिक्लेयर किए हुए किसी भी चीज़ को अख्तियार कर लेना। तो क्या वाकई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ताइवान पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चढ़ाई करने वाली है, या अमेरिका और भारत की मजबूत पार्टनरशिप को चीन कोई मैसेज देना चाहता है? क्वाड के 2 सितंबरों को पड़ोस में देखकर शी जिनपिंग की परेशानी समझ आती है। शायद इसीलिए एशिया में यूरोप जैसी अशांति का ट्रेलर रिलीज किया जा रहा है। G20 समिट के दौरान जबकि पूरे वर्ल्ड के लीडर्स भारी तादाद में बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और शी जिनपिंग डिसाइड उसको फेस नहीं कर सकते, तो उससे ध्यान बटाने के लिए और अपने एग्रेसिव स्टांस को दिखाने के लिए कि वो एक हेजेमनिक ये बिहेवियर का एक हिस्सा है कि आप एक मैसेजिंग देना चाहते हैं कि हम क्योंकि हमारा कंसर्न है ताइवान, साउथ चाइना सी, 9 लाइन, तो इसके ऊपर में हम एग्रेसिव हैं। शी जिनपिंग और जो बाइडेन बीते साल इंडोनेशिया में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद से नहीं मिले हैं। इस बार वैसे भी नई दिल्ली में शी की जगह प्रीमियर ली चियांग आएंगे। जिनपिंग के ना आने पर जो बाइडेन खुद नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब अगर इस बीच ताइवान से कोई बड़ी खबर आ गई तो नई दिल्ली वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन सकती है। जापान हो, ताइवान हो या हमारा लद्दाख हो, ये चीन बाज नहीं आता है, पंगा लेता ही रहता है। वैसे चीन को काउंटर करना आसान नहीं है, बड़ा देश है, तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत होनी है। व्हाइट हाउस कह चुका है कि इसमें इंडो पैसिफिक भी मुद्दा रहेगा, यानी चीन पर नकेल कसने का प्लान तो है। इस बीच सरकार अगले साल गणतंत्र दिवस के लिए एक बड़ा प्लान बना रही है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि इसमें क्वाड के नेताओं को बुलाया जाए। जाहिर है समूह के चारों नेताओं को एक साथ
मौजूद रहता देखकर चीन परेशान होगा, चीन को ये कतई रास नहीं आएगा। अच्छा, ये जो आपकी रसोई में टमाटर होता है ना, इसका किस्सा भी गजब है। कभी अपनी कीमत को लेकर रसोई और रेस्टोरेंट से गायब हो जाता है, तो कभी अपनी गिरी हुई कीमत को लेकर पैरों तले को चला जाता है। टमाटर की ताकत और बेकदरी के बीच फासला सिर्फ 2 महीने का है। आखिर क्यों और कैसे हमारी सब्जी मंडी से ये टमाटर अपनी कीमत को लेकर इतनी जल्दी इतने रंग बदलता है? समझ गए होंगे आप। 2 महीने पहले 300 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर, उसका पता क्या हाल है? महाराष्ट्र के किसान उसे पेट्रोल डालकर फूंक रहे हैं, बेकार की फसल समझकर फेंक रहे हैं। 2 महीने में इतनी इंपॉर्टेंट चीज की इतनी बेकदरी, आखिर क्यों और कैसे? आग लगे ऐसे टमाटर में जो हर दिन चिढ़ाता है। कभी आम लोगों की थाली तो कभी किसान की जेब को जलाता है। जायके के राजा टमाटर का अर्थतंत्र बड़ा अजीब है। 2 महीने पहले भाव 300 के पार था, तब देश परेशान था। अब किसान, क्योंकि अब टमाटर और किसान की मेहनत का मोल नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में टमाटर का 1 कैरेट 100 रुपए में बिक रहा है। औरंगाबाद में किसानों को 1 किलो टमाटर 2 रुपए में बेचना पड़ रहा है। पहले औरंगाबाद चलते हैं। 2 महीने पहले संभाजी नगर में 1 किलो टमाटर 200 रुपए में बिक रहा था। जुलाई का महीना था, तब टमाटर खजाने जैसा अनमोल हो गया था। औरंगाबाद में टमाटर चोरी हो गए थे। तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई थी, देश ने देखी। दूसरी तस्वीर चंद घंटे पहले की है। किसानों का टमाटर 2 रुपए किलो नहीं बिक रहा, इसलिए सड़क पर फेंक दिया, आग लगा दी। महाराष्ट्र के लातूर चले आइए। 25 दिन पहले यहां टमाटर किसानों के लिए कुबेर के खजाने से कम नहीं था। आज टेंशन दे रहा है। मांगे कोई 1 किलो टमाटर के 2 रुपए भी नहीं दे रहा। अब अभी जो रेट चल रहे हैं वो टमाटो के 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो से भी कोई पूछ रहा नहीं है। हमने उगाया हुए माल को कम से कम 30-35 रुपए या 40 रुपए तक तो रेट दो। औरंगाबाद से लातूर तक किसान परेशान है, क्योंकि टमाटर के बिगड़े भाव ने घर का बैलेंस बिगाड़ दिया है। परेशानी तो नासिक के किसानों की भी है। बम्पर फसल हुई है, लेकिन कौड़ियों के भाव बिक रही है। टमाटर किसानों को ही नहीं, आपको भी चिढ़ाता है। कभी महंगा होकर इतना लाल हो जाता है कि रसोई में नहीं आता, कभी इतना सस्ता हो जाता है कि किसानों को खून के आंसू रुलाता है। बार बार टमाटर का अर्थशास्त्र बिगड़ता क्यों है? आज टमाटर की इसी दगाबाजी के दर्द की तह तक जाएंगे। 40 दिन पहले मैं आपको खबर दे रहा था कि टमाटर बहुत महंगा हो गया है, और अब खबर दे रहा हूं कि टमाटर को फेंक रहा है किसान। आप भी सोच रहे होंगे ना कि कमाल है। अच्छा, ये सिचुएशन आती क्यों है? क्यों टमाटर कभी महंगा तो कभी इतना सस्ता हो जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट में ये बताना जरूरी है कि टमाटर देश के किन किन राज्यों में पैदा होता है। टमाटर की खेती वैसे तो देश के सभी राज्यों में होती है, लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं जहां 75% टमाटर का उत्पादन होता है। ये कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। यहां सबसे ज्यादा टमाटर पैदा होता है। देश में 25 करोड़ घर हैं, जिनमें से 18 करोड़ घरों में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक टमाटर उगाने में किसान को 10 से 12 रुपए का 1 केजी, 1 किलो टमाटर अगर मान लीजिए उगाने हैं तो 10 से 12 रुपए का खर्च आता है। बाजार मंडी तक पहुंचने में 3 रुपए का खर्च और ऐड हो जाता है उसमें, यानी 15 रुपए किलो से कम अगर किसान टमाटर बेचेगा तो उसे घाटा होगा। इस बार 7 राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। डिमांड और सप्लाई के गुणा भाग में
2 महीने पहले टमाटर 200 से 300 रुपए किलो बिका। अब सप्लाई पूरी हो गई तो 40 से 50 रुपए बिक रहा है। किसान परेशान है। टमाटर के भाव में उतार चढ़ाव की कई वजह और भी हो सकती हैं, तो हमें लगा कि मामला आपके फायदे और नुकसान का है, इसलिए एक्सपर्ट से पूछने पहुंचे हम। ये समझना जरूरी है कि जो किसान मांगते हैं कि हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य जो है वो एक फिक्स किया जाए और उसके नीचे देश में खरीदना हो। जब आप कंज्यूमर के लिए ये कर सकते हैं कि प्राइसेस को 80 रुपए या 100 रुपए पे लेके आ सकते हैं, तो क्यों नहीं आप जब किसान मर रहा है, जब किसान प्रोड्यूस फेंक रहा है या किसान अपनी फसल को जला रहा है, तब सरकार क्यों नहीं इंटरवेंशन करती कि भाई किसानों को हम किस तरीके से दाम बढ़ाएं। इसका मतलब साफ है कि हमारा खेती के प्रति कोई ध्यान है ही नहीं। लोग टमाटर के झटके से उबर रहे हैं। उम्मीद है किसानों को अच्छी रकम मिले, बहुत मेहनत भी करते हैं। लेकिन अब चीनी कड़वी हो गई। 6 साल में चीनी के दाम सबसे ज़्यादा पहुंच गए हैं। सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसान भी खुश रहे और जनता भी, दोनों को राहत मिले तो अच्छी बात है ना। चलिए अब टमाटर से निकलकर चलते हैं हम महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। शिंदे सरकार चाहती है कि आंदोलन वापस लिया जाए। दूसरी तरफ मराठा समाज अपनी मांगों पर डटा हुआ है। 10 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है और प्रदर्शन के बीच हिंसा भी हो रही है। सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की पहल की, लेकिन फिलहाल आंदोलन का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर वही बात कही जो उन्होंने 4 साल पहले कही थी कि आरएसएस संविधान के मुताबिक आरक्षण के साथ है तब तक जब तक समाज में भेदभाव है। देखिए, अपने यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी है और प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे संविधान में है, तो इस तरह की मांग उठेंगी। अब इसे जायज या नाजायज ठहराने का एक संवैधानिक आधार हमें तलाशना होगा। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र का बीड जिला मराठा आरक्षण आंदोलन का एपिसेंटर बना हुआ है। बीड में एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने देर रात एक बस फूंक डाली। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ने तूल कैसे पकड़ा और मराठों की मांग वाजिब है भी या नहीं, उससे पहले जरूरी है मराठा को जानना। महाराष्ट्र में मराठा जातियों का एक समूह है। इसमें किसान, जमींदार समेत कई और वर्ग हैं। मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों का दबदबा है। राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से रहे, लेकिन मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1997 में पहली बार मराठों ने बड़ा आंदोलन किया। मांग थी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई अध्यादेश लाती है या ऐसा कोई विधेयक लाती है जिसमें आरक्षण की कुल सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक करने की, 60% तक करने की अगर वो व्यवस्था करती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में मराठों के आरक्षण के लिए जो है निर्देश दे सकता है और मराठों को आरक्षण मिल सकता है। 2018 में भी मराठा आरक्षण आंदोलन तेज हो गया था। तब भी मराठा समाज एकजुट हुआ। आखिरकार मराठा समुदाय की मांगे मानी गई। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने मराठा बिल पास किया।
इसमें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन मराठा आरक्षण का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। महाराष्ट्र के मेडिकल स्टूडेंट ने बिल आरक्षण का विरोध किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण तो बरकरार रखा, लेकिन 16% से घटाने के निर्देश दिए। शैक्षणिक संस्थानों में मराठों को 12% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 13% आरक्षण देने के निर्देश मिले, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। तर्क था कि मराठा आरक्षण से रिजर्वेशन की 50% की सीमा पार हो जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस दिलं होतं, त्यांच्यासोबत मी होतो, ते आरक्षण हायकोर्टाने देखील कन्फर्म केलं होतं। दुर्दैवाने महाविकास आघाडीच्या काळात सुप्रीम कोर्टामध्ये ते रद्द झालं, त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठा समाज लामबंद हो गया है अपनी उसी मांग को लेकर। इस बार इस आरक्षण को एक चेहरा भी मिल गया है, नाम है मनोज जरांगे पाटिल। औरंगाबाद जिले के जालना में मनोज 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले भी मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन किया, तब किसी ने खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इस बार मनोज ने सबका ध्यान खींच लिया है, अपने मराठा समाज का भी और महाराष्ट्र सरकार का भी। और डिमांड सीधी है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। कि सरकार को 4 दिन हम दिया है कि 4 दिन में मराठा समाज को महाराष्ट्र के सरसकट कुणबी जात प्रमाण पत्र दे दो। नहीं 4 दिन में दे सकते तो बाजू आपके तरफ रहेगी, हम आपकी राह देख रहे हैं। आप झूठ बोल नहीं सकते समाज को, आप महाराष्ट्र के समाज को सरकार झूठ नहीं बोल सकती। यही शिंदे सरकार के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सिरदर्द है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब मराठा आरक्षण पर कदम आगे कैसे बढ़ाए जाएं। मनोज पाटिल ने हिलाकर रख दिया महाराष्ट्र की सरकार को। वैसे आरक्षण का मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र तक सिमटा हुआ नहीं है, कई और राज्य भी हैं हमारे देश में जहां आरक्षण की मांग उठती रही है, समय समय पर उठती रही है। कई जातियों और वर्गों के लोग अपनी हिस्सेदारी मांगते रहे हैं कि हमें भी आरक्षण दो, इसलिए आरक्षण दो। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, चलिए महाराष्ट्र से ही शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की मांग आंदोलन जारी कर दिया महाराष्ट्र ने। हरियाणा में जाट समाज ने ओबीसी को अपने आप को मांग रखते हुए ये आंदोलन किया इन्होंने। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में 2016 में काफ़ी हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया आरक्षण। जो आरक्षण की मांग थी उसे रद्द कर दिया गया था हरियाणा की मांग को लेकर। अब राजस्थान आ जाइए, गुर्जर समाज की नौकरी शिक्षा में 5% आरक्षण की मांग की गुर्जर समाज ने। राजस्थान में 2006 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन, वहां भी हिंसक हो गए थे। गुर्जर समेत 5 जातियों को आरक्षण देने की मांग की गई थी। अब गुजरात आ जाइए, पटेल पाटीदार समाज ने भी मांगा था आरक्षण, ये गुजरात में हुआ था। गुजरात में 2015 में सड़क पर पटेल समाज उतर आया था और उन्होंने भी इसको लेकर जमकर प्रदर्शन किए थे। सरकार ने प्रदर्शन के आगे झुकते हुए 10% आरक्षण दिया था, यानी चलिए आप खत्म कीजिए, लेकिन उसे गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। जो सरकार ने दिया हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अच्छा, आंध्र तेलंगाना की बात कर लेते हैं। कापू समाज ने आंध्र तेलंगाना में भी आरक्षण की मांग उठाई थी। केंद्र ने 2022 में ईडब्ल्यूएस में उनको डाल दिया कि चलिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ले लीजिए, लेकिन कापू समाज को 5% आरक्षण मिला। अब ये वो हम सब राज्य दिखा रहे थे आपको जिन्होंने समय समय रहते मांग उठाई कि भैया हमें आरक्षण दीजिए। मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड क्लियर है। कहा जा रहा है कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा, वो भी 50% आरक्षण कोटे में बिना कोई फेरबदल किए। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? इसकी एक वजह है कि मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो आड़े आ जाएगा। जाहिर है सवाल भी उठेगा कि अब मराठा आरक्षण पर फाइनल फैसला क्या होगा, रास्ता कैसे निकलेगा। चलिए फिल्मी पर्दे से निकलकर अब आपके कमेंट्स के पर्दे पर चलते हैं। इंडिया या भारत, देश का नाम बदलने पर छिड़ी है बहस।
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर पुलिस की चार्जशीट, आवारा कुत्तों के आतंक की, ये सब खबरें तीनों हमने मुख्य तौर पर कल आपको दिखाई थी। हर स्टोरी पर आपने कमेंट दिया है, जल्दी से देख लेते हैं क्या कमेंट दिए हैं आपने। चलिए, संजीव जी क्या लिखते हैं? भारत और इंडिया आर बोथ नेम्स ऑफ आवर कंट्री, दे कैन बी यूज्ड ऑन ईदर और बोथ बेसिस एज ऑलवेज। Why this new controversy has been unnecessarily raised? Is it to divert attention of public from day-to-day problems faced by all citizens of this country? Good संजीव जी, पब्लिक है, सब जानती है। सुनील क्या लिखते हैं? सब पॉलिटिक्स है, गंदी राजनीति। ये देखिए, उसी से जुड़ा हुआ कमेंट है कि सब राजनीति हो रही है। राजेश क्या लिखते हैं? एक घिनौना काम करने वाला जाना भी चाहिए जेल। संदीप को लेके शायद जो मंत्री की चार्जशीट है उस पर राजेश का एक कमेंट है। आगे, हाँ जी, विद्यासागर जी लिखते हैं अति दुखद, शायद ये जो कुत्ते ने बच्चे को काटा था और मौत हो गई थी ये उसके कारण है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह से आपका इंटरेस्ट इस पब्लिक इंटरेस्ट में बना रहे क्योंकि ये आपका टाइम है। चलिए, आज आपके टाइम में इतना ही। कैसी लगी आज की खबरें? ये फीडबैक और सुझाव आप देते भी हैं और देते भी रहना है।